हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। आप लोगों का ये क्वेरी था आपका यूट्यूब में कि बहुत सारा आप लोग का ये था कि सर माइंस रूल्स का जो फॉर्म्स आप अपलोड किए हुए हैं, रेगुलेशन का फॉर्म जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो इसी के लिए आप लोगों के लिए रेगुलेशन में फॉर्म्स का जो रिक्वायरमेंट था कि किस सब्जेक्ट में किस रेगुलेशन के तहत कौन देगा, किसको देगा और किस फॉर्म में देगा, टाइप ऑफ फॉर्म, इसको लेकर रेगुलेशन में लिखा हुआ था, लेकिन निर्धारित नहीं किया गया था कि कौन सा फॉर्म है। 2018 में नोटिफिकेशन आया, गेजेट नोटिफिकेशन, उसमें आपका एकदम 27 सितंबर 2018 को डीएमएस के द्वारा और क्लियर कर दिया गया कि इस रेगुलेशन के तहत कौन सा नोटिस किस फॉर्म में कौन देगा, किसको देगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 1 वीक के अंदर आप लोग का एग्जाम होने वाला है, हो सकता है कि इससे एक दो क्वेश्चन आ जाए। जैसा कि पहला आपका है, हम लोग जो माइंस रूल में पढ़ते थे, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, इस तरह पढ़ते थे, फॉर्म डी। लेकिन इसमें क्या है, आपका फॉर्म 1A पहला, जो रेगुलेशन 3 के तहत देते हैं। रेगुलेशन 3 है क्या? नोटिस ऑफ ओपनिंग। जब हम लोग कोई भी माइनिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो इसके लिए हमको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को ऑनर एजेंट या मैनेजर नोटिस देगा। समझे क्या? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छे तरीके से। रेगुलेशन 3 के तहत, रेगुलेशन 3 क्या है? नोटिस ऑफ ओपनिंग। कोई भी माइनिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमको 1 महीना पहले, कम से कम 1 मंथ बिफोर, ऑनर एजेंट या मैनेजर, तीनों में से कोई भी एक, ऑनर एजेंट या मैनेजर, फॉर्म 1A में क्या ओपनिंग का नोटिस किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीआईबीएम, ये 4 लोग को देगा। कौन सा सेक्शन के तहत देता है नोटिस ऑफ ओपनिंग? सेक्शन 16 के तहत, याद रखिएगा। और जब नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं तो इसके साथ आपका 2 प्लान हम लोग एकम्पेंड कर देते हैं। 2 प्लान क्या है? पहला आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और दूसरा आपका है सरफेस प्लान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है सरफेस प्लान, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 16 के तहत नोटिस ऑफ ओपनिंग हम लोग का उसका नोटिस फॉर्म 1A में, रेगुलेशन 3 में जो आपका नोटिस ऑफ ओपनिंग का चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीआईबीएम को देते हैं। और मतलब एंड का बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। अगला आपका है फॉर्म 1B। 1A में नोटिस ऑफ ओपनिंग था, फॉर्म 1B में हम लोग रीओपनिंग का नोटिस देते हैं। कि मान के चलिए कि हम किसी माइंस को क्लोज किए हुए हैं, डिसकंटिन्यू किए हुए हैं या एबंडन किए हुए हैं। अब यदि हमको खोलने का इरादा है, इंटेंशन है, तो जब खोलने का इरादा है तो ऑनर एजेंट या मैनेजर, तीनों में से कोई एक, फॉर्म 1B में 30 दिन पहले, याद रखिएगा, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर 1B में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और मतलब एंड का बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिफाई करेगा, मतलब नोटिस देगा। समझिएगा अच्छे तरीके से। रेगुलेशन 6 क्या है? तो रेगुलेशन 6 आपका नोटिस ऑफ रीओपनिंग है। नोटिस ऑफ रीओपनिंग, नोटिस ऑफ रीओपनिंग लिखे, लिखा हुआ है, इसको लिखना बार बार नहीं। नोटिस ऑफ, रेगुलेशन 6 क्या है? नोटिस ऑफ रीओपनिंग। जब कोई भी माइंस या ऑपरेशन को आप डिसकंटिन्यू किए या क्लोज कर दिए या एबंडन कर दिए, तो एबंडन करने के बाद या क्लोज करने के बाद या डिसकंटिन्यू कर दिए किसी भी कारणवश, अब फिर से अब उसको आपको रीओपन करना है, खोलना है फिर से। तो खोलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इरादा कीजिएगा हमको खोलना है। तो जब इंटेंशन है रीओपनिंग का, तो 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, जब आपको खोलना रहेगा उसके कम से कम 30 दिन पहले, 50 दिन पहले कर दीजिए, 60 दिन पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 30 दिन पहले आपको करना ही करना। ऐसा नहीं कि हम कल खोलने वाले हैं और आज आप नोटिस दीजिएगा, ऐसा नहीं। कम से कम 30 दिन पहले ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस दिया जाएगा। 1A में क्या बताएं? नोटिस ऑफ ओपनिंग। 1B में क्या बताएं? री ओपनिंग। 1A में जो नोटिस ऑफ ओपनिंग देता है वो ऑनर एजेंट या मैनेजर देता है। 1B में भी नोटिस ऑफ रीओपनिंग का नोटिस दिया जाता है, लेकिन ऑनर एजेंट या ही मैनेजर देता है। उसमें 4 आदमी दिया जाता है, इसमें 3 आदमी को। उसमें 1 महीना पहले, इसमें 30 दिन बिफोर। वो कौन सा रेगुलेशन? रेगुलेशन 3 क्या था? नोटिस ऑफ ओपनिंग। ये क्या है? रेगुलेशन 6। ये क्या है? नोटिस ऑफ री ओपनिंग। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फॉर्म 1C की बारी अब आती है। 1C
किस मतलब 1C में हम लोग किसका नोटिस देते हैं? नोटिस तो वो तीनों आदमी देगा, मतलब ऑनर, एजेंट या मैनेजर, तीनों में से कोई एक। लेकिन किसका नोटिस देगा? अबंडमेंट या क्लोजर का। यदि आप अबंडन करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो उसका आपका इंटेंशन है ना, तो इंटेंशन ऑफ क्लोजर या अमेंडमेंट का नोटिस देगा ऑनर, एजेंट या मैनेजर फॉर्म 1C में। कितना दिन पहले? कम से कम 30 दिन पहले। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। याद रखिएगा कौन सा रेगुलेशन के तहत? रेगुलेशन 5 के तहत। रेगुलेशन 5 में क्या है? नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ क्लोजर, अमेंडमेंट, डिसकंटिन्यूएंस के बारे में। रेगुलेशन 5 में किसमें देगा? फॉर्म 1C में। कितना दिन पहले देगा? कम से कम 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर। याद रखिएगा कौन देगा? तो ऑनर, एजेंट या मैनेजर, तीनों में कोई एक। किसको देगा? तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। याद रखिएगा ये तीसरा था। आते हैं फॉर्म 1D में। वही सब चीज़ है, सेम चीज़ जो आप अमेंडमेंट और क्लोजर के बारे में पढ़े हैं ना, इसमें खाली आपका अमेंडमेंट और क्लोजर के जगह पे डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। यदि आप डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आपका माइंस में चल रहा है और मोर देन 60 डेज से अधिक के लिए आपको डिसकंटिन्यू रखना है, या फिर आप काम अभी कर रहे हैं, अभी आपको बंद करना है किसी भी कारणवश, तो डिसकंटिन्यू करने का आपका यदि इंटेंशन है, हमको अभी डिसकंटिन्यू करना, अभी काम नहीं करना है, उस केस में ऑनर, एजेंट या मैनेजर कम से कम डिसकंटिन्यू करने का अब इंटेंशन है आपका, कोई डिसकंटिन्यू करना है, उसके कम से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म 1D में नोटिस देगा। कौन सा रेगुलेशन के तहत? रेगुलेशन 5 के तहत। याद रखिएगा कौन सा फॉर्म में देगा? 1D में देगा। किस चीज़ के लिए देगा? यदि आप डिसकंटिन्यू करने का इंटेंशन रखते हैं। कितना दिन पहले देगा? कम से कम 30 दिन पहले। यही वाला यदि क्लोजर या अबंडमेंट रहता तो वो भी 30 डेज बिफोर है। और कौन देगा? वही तीनों देगा। किसको देगा? उन्हीं तीनों को देगा, मतलब तीनों में से कोई एक। इसमें याद रखिएगा ऑनर, एजेंट या मैनेजर, तीनों मतलब ऑनर, एजेंट या मैनेजर की बात कर रहा हूँ, तीनों में से कोई एक। आगे आते हैं, अभी तक आपने 1A, 1B, 1C, 1D पढ़ा। अब हम लोग का बारी आ जाती है फॉर्म 2A के बारे में। फॉर्म 2A में किस चीज़ का नोटिस देते हैं? तो फॉर्म 2A में यदि हम लोग किसी माइंस का नाम को चेंज कर रहे हैं, कुछ माइंस का नाम था अब उसको दूसरा नाम में चेंज कर दिया, जैसे अभी शहरों का नाम चेंज किया हुआ, आप तो उत्तर प्रदेश में सुने होंगे कि अलग अलग शहर का नाम को नाम बदल कर चेंज कर दिया जा रहा है, तो उसी प्रकार माइंस का भी चेंज किया जा सकता है। तो यदि आप माइंस का नाम चेंज करना जा रहे हैं तहत फॉर्म 2A में, यदि हम लोग माइन का नाम को चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के 7 दिन के अंदर ऑनर, एजेंट या मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा। यहाँ तक आप समझ गए फॉर्म 2A को लेकर। फॉर्म 2A को लेकर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं फॉर्म 2B में। याद रखिएगा फॉर्म 2B में, 2B में क्या है कि माइन का ऑनरशिप चेंज हो रहा है। वो जो माइंस था किसी और कंपनी चलाती थी, अब कोई दूसरा कंपनी चलाती है, मतलब चलाना चाहती है या उसका होने वाला है, तो ऑनरशिप चेंज हो जा रहा है। जैसे जस्ट एगो एग्जांपल आप समझिए, यदि NCL का माइंस है उसका ऑनरशिप चेंज करके BCCL को दिया जा रहा है, या BCCL का माइंस है चेंज करके NCL को दिया जा रहा है, तो ऑनरशिप चेंज हो जा रहा है ना। तो ये ऑनरशिप चेंज हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्म 2B में विद इन 7 डेज, ऑनरशिप चेंज होने के 7 दिन के अंदर ऑनर या एजेंट, ऑनर या एजेंट, यहाँ देखिए यहाँ पर ऑनर, एजेंट या मैनेजर था, इसमें ऑनर या एजेंट है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को विद इन 7 डेज में, चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को विद इन 7 डेज में नोटिस देगा फॉर्म 2B में। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आता है 2C की बारी। 2C में क्या है? ये भी रेगुलेशन 7 के तहत ही देते हैं हम लोग। पहला 2A में हम लोग माइंस का नाम चेंज हो रहा है, 2B में ऑनरशिप चेंज हो रहा है। 2C में क्या है? यदि किसी भी ऑनर या एजेंट या मैनेजर, किसी माइंस का ऑनर, एजेंट या मैनेजर का एड्रेस चेंज हो रहा है, जहाँ वो रहता है, तो एड्रेस चेंज हो रहा है, तो ऑनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाएगा। समझ गए? अब आते हैं 2D की बारी। वही सेम चीज़ है जो 2C में वही 2D में है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें आपका क्या था कि एड्रेस चेंज हो रहा है। इसमें आपका क्या आएगा कि यदि आप किसी माइंस का एजेंट या मैनेजर या इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर या सर्वेयर का अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति होने के विद इन 7 डेज, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति होने के 7 दिन के अंदर ये तीनों में से कोई एक आदमी, ऑनर, एजेंट या मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा फॉर्म 2D में। किस के लिए?
अपॉइंटमेंट के लिए, यही वाला, ये आपका नियुक्ति का बात हो गया, समझिएगा अच्छी तरीके से, नियुक्ति का बात। यही वाला अपॉइंटमेंट के जगह में यदि आपका टर्मिनेशन रहता, यदि किसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उस केस में ये सेम सभी चीज़ वही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे जो आपको फॉर्म 2D है, वहाँ पर आपका फॉर्म 2E आ जाएगा। अगला स्लाइड में देखेंगे, समझिएगा। देखिए क्या है, वही है, एजेंट या मैनेजर, इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सर्वेयर का यदि टर्मिनेशन किया जाता है तो फॉर्म 2E में वही 7 दिन के अंदर ये तीनों में से कोई एक चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को नोटिस देगा। यहाँ तक आपने समझा? आपने फॉर्म 1A, 1B, 1C, 1D समझा, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E समझा। अब आता है फॉर्म 2 वाला, क्लियर हो गया। अब आता है फॉर्म 3। फॉर्म 3 में क्या देते हैं हम लोग? एनुअल रिटर्न का नोटिस देते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि एनुअल रिटर्न है क्या चीज़? एनुअल रिटर्न क्या होता है कि पूरे साल भर में आपके माइंस का क्या प्रोडक्शन रहा, कितना ओबी निकाले, कितना कोयला निकाले, कितना 31 दिसंबर तक का आपका कितना मैन पावर डिप्लॉय था, समझ गया बात को? टोटल डिटेल्स, कितना ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड था, कितना आपका इंजरी वगैरह हो गया, सीरियस बॉडी इंजरी कितना हुआ, फैटल कितना हुआ, मतलब टोटल डिटेल्स आपको देना है। किसको देना है? तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत सारे डाटा दिया था। टोटल एनुअल रिटर्न का मतलब पूरे साल भर का लेखा जोखा समझ जाइए। ये वो एनुअल रिटर्न नहीं है जो हम लोग मेडिकल का देते हैं फॉर्म टी में, आईएमई या पीएमई का, पिछले साल हम लोग कितना किया आईएमई और पीएमई, वो एनुअल रिटर्न नहीं है। ये एनुअल रिटर्न है पूरे माइंस का लेखा जोखा समझ जाइए, पूरे साल भर का, कितना एम्प्लॉयमेंट था आपके यहाँ, कितने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे, कितने सुपरवाइजर थे, कितने असिस्टेंट मैनेजर थे, कितने ओवरमैन थे, मैनेजर का क्या नाम था, उसका एड्रेस क्या था, ऑनर का क्या नाम था, उसका एड्रेस क्या था, एजेंट का क्या नाम था, उसका एड्रेस क्या था, मालिक का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, कितना ओबी निकाले, कितना कोयला निकाले, किसको कितना चोट लगा, सारा कितना एम्प्लॉयमेंट पूरे साल भर का था, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कितने थे, सारा चीज़ का डिटेल्स, वही आपका एनुअल रिटर्न हो गया। ये हम लोग फॉर्म 3 में देते हैं। कब देते हैं? ऑन और बिफोर 1 फरवरी। ऑन और बिफोर 1 फरवरी, 1 फरवरी या उससे पहले आपको देना है। किस में देना है? फॉर्म 3 में देना है। फॉर्म 3 में किया क्या देते हैं? एनुअल रिटर्न देते हैं। एनुअल रिटर्न क्या आप समझा चुके हैं, कौन से रिजर्वेशन के तहत देते हैं? रिजर्वेशन 4 के तहत। क्यों? रिजर्वेशन 1 में तो आप लोग जानते हैं शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड वगैरह है, रिजर्वेशन 2 में आपका डेफिनेशन है, रिजर्वेशन 3 में आपका नोटिस ऑफ ओपनिंग है, रिजर्वेशन 4 में क्या एनुअल रिटर्न है, 5 के बारे में 6 के बारे में तो आपको बताएं। तो ये समझ गए कौन देगा? ऑनर, एजेंट या मैनेजर, तीनों में से कोई एक देगा। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। आपने अच्छे तरीके से समझा कि सर यहाँ तक तो एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। ये तो ऑन और बिफोर 1 फरवरी, यदि आपका मेडिकल वाला तो ऑन और बिफोर 20 फरवरी, याद रखिएगा। आईएमए पीएमई वाला ऑन और बिफोर 20 फरवरी हम लोग देते हैं। ये हो गया क्लियर। आगे ये तो था सर फॉर्म 1, फिर फॉर्म 2, फिर फॉर्म 3। अब आते हैं फॉर्म 4 का बात आता है। फॉर्म 4 में हम लोग 3 पढ़ेंगे, 4A, 4B, 4C। इस तरह 1 में 1A, 1B, 1C, 1D, 2 में क्या पढ़े? 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। उस तरह 3 में क्या पढ़े? सिर्फ फॉर्म 3 था। इसमें फॉर्म 4 में फॉर्म 4A, 4B और 4C, 3 टाइप के। सबसे पहले यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपका माइंस में, या किसी को सीरियस बॉडली इंजरी होती है, या कोई सीरियस बॉडली एक्सीडेंट हो गया, सीरियस बॉडली इंजरी हो गया, या फिर कोई डेंजरस अकरेंस हो गया, तो उस केस में तो है कि तुरंत इन्फॉर्म तो करना ही होता है, बाय फैक्स, मैसेंजर, ईमेल, तुरंत करना होता है। वो तो तुरंत हम लोग करते हैं, लेकिन आपको रिटर्न 24 घंटे के अंदर ऑनर, एजेंट या मैनेजर को किसमें? फॉर्म 4A में नोटिस देना पड़ता है। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड कंपनसेशन और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल वाले को। अब बोले सर ये कि सभी लोग को देना पड़ता है। देखिए एक बात आप अच्छी तरीके से समझिए, इसमें क्या किसके लिए दिया जा रहा है? फॉर्म 4A में एक्सीडेंट का नोटिस, कोई एक्सीडेंट हो गया उसका नोटिस 24 घंटे के अंदर वाला बात कर रहा हूँ। ये आपको तुरंत को जो भेजते वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका रिटर्न हम लोग देते हैं। ये तुरंत भेजते हैं बाय फेल, मैक्स क्या कहते हैं, ईमेल या मैसेंजर के द्वारा, वो रिटर्न नहीं जाता है, वो ऐसे ही जाता है सॉफ्ट कॉपी टाइप का। सॉफ्ट मतलब आपको हार्ड कॉपी 24 घंटे के अंदर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका नोटिस, या कोई डेंजरस अकरेंस। डेंजरस अकरेंस मतलब कोई आपका स्लाइड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, इग्निशन हो गया, कहीं से अचानक पानी घुस गया, कोई बेंच फेलियर हो गया, किसी मशीन में आग लग गया, ये सारा चीज़ है तो डेंजरस अकरेंस हो गया। या कोई सीरियस बॉडली इंजरी चेंज हो जाता है आपका फैटल इंजरी में। सीरियस बॉडली इंजरी आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, इसके बारे में हमको बताने की दरकार नहीं है। इंजरी के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है,
या कोई रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी आपको पता है 72 घंटे या उससे अधिक समय के लिए आपको पता है ना, वो आगे चल के सीरियस बॉडी इंजरी चेंज हो जा रहा है। सीरियस बॉडी इंजरी मतलब सर कोई सुनने का क्षमता चला गया, कोई बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर दिया, वो सब बात कर रहा हूँ। तो यदि सीरियस बॉडी इंजरी चेंज हो गया कि हालांकि सीरियस बॉडी इंजरी स्टार्टिंग में होता है लेकिन बाद में चल के 1-2 दिन इलाज हुआ डेथ हो गया, हो भी सकता है, या गंभीर चोट लगा हुआ तो मर गया। रिपोर्टेबल इंजरी था 72 घंटे उससे अधिक समय तक एब्सेंट था, बाद में चल के वो सीरियस बॉडी इंजरी चेंज हो गया। तो उस केस में 24 घंटे के अंदर जब आपको वो चेंज हो गया सीरियस बॉडी इंजरी में, जब चेंज हो गया फैटलिटी में, या कोई डेंजरस अकरेंस हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो 24 घंटे के अंदर में ऑनर एजेंट या मैनेजर तीनों में से किसी एक को ये लोगों को नोटिस देना पड़ता है फॉर्म 4A में। याद रखिएगा, यदि कंपनसेशन वाला है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई कंपनसेशन की बात नहीं है, तो आपको ये CAPC को नहीं देना है उस केस में। अब यदि कोई फैटलिटी हो गया तो उसमें से आपको तो किसी का डेथ हुआ तो आपको कंपनसेशन देना है ना, तब उस केस में आपको CAPC को भी देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? सीरियस बॉडी इंजरी में कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दिया तो उसमें कंपनसेशन लगता है, लगता है, उस केस में आपको कंपनसेशन रख देना है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को कब देना है? यदि ये एक्सीडेंट या कोई सीरियस बॉडी जो फैटलिटी में चेंज हो गया या कोई रिपोर्टेबल इंजरी जो सीरियस बॉडी में चेंज हो गया वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो गया, बिजली के उपयोग के कारण हुआ, तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को आपको देना है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को। यदि इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी को चोट नहीं लगा, एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण चोट नहीं हुआ, मतलब एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में हमको इसको नहीं देना है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक्सीडेंट हुआ है तो इसको देना है। और ऐसा कोई चोट लगा, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कंपनसेशन आगे चल के देना पड़ेगा तो उसमें आपको CAPC को भी देना है। और ये तीनों को तो आपको देना ही देना है, चाहे वो कंपनसेशन देना पड़े, कंपनसेशन ना भी देना पड़े, बिजली से चोट लगे या बिजली से चोट ना लगे, ये तीनों को तो आपको मस्ट है देना ही देना है। ये आपने अच्छे तरीके से समझा कि फॉर्म 4A में रेगुलेशन 8 के तहत नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस या कोई सीरियस बॉडी फैटल में आता है, रिपोर्टेबल सीरियस में तो 24 घंटे के अंदर देना है। यही वाला फॉर्म 4A की जगह में फॉर्म 4B में नोटिस देना पड़ता है, ऑनर एजेंट या मैनेजर को ही देना पड़ता है, तीनों में से कोई एक को। लेकिन ये 24 घंटे की जगह में अब 7 डेज आ जाएगा, 7 डेज आ जाएगा। तो क्या, जो एक्सीडेंट में कौन कौन से व्यक्ति घायल हुए उसका डिटेल्स, किसकी किसकी फैटिलिटी हुई उसका डिटेल्स पार्टिकुलर्स, डेंजरस अकरेंस में कौन कौन इफेक्ट हुआ, क्या रीज़न था वगैरह वगैरह, सीरियस बॉडी इंजरी जो फैटिलिटी में चेंज हो गया कौन व्यक्ति था उसका डिटेल्स, रिपोर्टेबल इंजरी किनका हुआ था जो सीरियस बॉडी इंजरी चेंज हो गया उसका डिटेल्स 7 दिन के अंदर। देखिए फॉर्म 4B में 7 दिन के अंदर ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। पार्टिकुलर्स ऑफ डिजीज या इंजर्ड पर्सन, यदि किसी व्यक्ति को डेथ हो जाती है या वो चोटिल व्यक्ति का डिटेल्स मांगा जाता है, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को आपको देना है। आगे आते हैं 4C में, यदि कोई इंजर्ड पर्सन ड्यूटी पे वापस लौटता है तो ड्यूटी पर वापस लौटने के 15 दिन के अंदर तीनों में से कोई एक चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा, किसमें फॉर्म 4C में। ये आपने अच्छे तरीके से समझा, किस तरह एकदम क्लियर है। अगला क्या आता है, रेगुलेशन नंबर 9। रेगुलेशन नंबर 9 का जब बात करते हैं तो 9 में हम लोग उसके तहत फॉर्म 5 में कोई भी नोटिफाइड डिजीज, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना टोटल नोटिफाइड डिजीज कितने होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं, जैसे न्यूमोकोनियोसिस हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो गया, बहुत सारे 8 है आपका, और 2 अभी देखिए आने वाले समय में जुड़ जाएंगे। तो यदि कोई नोटिफाइड डिजीज किसी को हो जाता है तो फॉर्म 5 में ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा जब उसको पता चलता है ऑनर एजेंट या मैनेजर को इसको नोटिफाइड डिजीज हो गया है, तो होने के 3 दिन के अंदर विदिन 3 डेज चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल और CAPC को, ये याद रखिएगा। नोटिफाइड डिजीज में क्या होता है, कंपनसेशन मिलता है, इसलिए आपको CAPC को भी देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। आगे अब फॉर्म 5 सीख गए, फॉर्म 5 का 5A 5B 5C नहीं, जिस तरह 4A 4C 4A है, हाँ 4A 4B 4C है, 5 का नहीं, जिस तरह 3 है उस तरह 5 है। अब आते हैं फॉर्म 6 का। फॉर्म 6 का फॉर्म 6 में जो नोटिस दिया जाता है, यदि कोई चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रेगुलेशन 117 के तहत, रेगुलेशन 117 के तहत इंस्पेक्शन करता है, तो यदि कोई वायलेशन पाता है, कोई कॉन्ट्रावेंशन पाता है कि ऐसा होना चाहिए रूल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार, ऐसा नहीं है, तो उस केस में
चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, दोनों में से जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए गए हैं वो ऑनर एजेंट या मैनेजर को, ऑनर एजेंट या मैनेजर को फॉर्म 6 में वो आपका नोटिस दे सकता है। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज उसको आंसर देना होता है। किसको? ऑनर एजेंट या मैनेजर को, कि आपने जो मतलब इंस्पेक्टर साहब ने या चीफ इंस्पेक्टर साहब ने जो वायलेशन दिया था उसके लिए उन्होंने क्या उपाय किया। और जब इसका एंट्री होता है रजिस्टर में, तो एंट्री होने के 24 घंटे के अंदर उसको नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाना है वायलेशन का 15 दिन के लिए। याद रखिए 15 डेज के लिए एकदम साफ साफ पढ़े पढ़ी अवस्था में रहनी चाहिए, मतलब पढ़े लिखे जाने अवस्था में रहनी चाहिए, नोटिस बोर्ड को चिपका देना है, ये याद रखिएगा। और इसकी एक कॉपी 3 साल तक सुरक्षित रखी जाती है। वायलेशन की एक कॉपी 3 साल तक सुरक्षित रखनी है। ये आपने अच्छे तरीके से समझा रेगुलेशन 6 तक। लास्ट आता है आपका रेगुलेशन 7 जो आपका मैनेजर चार्ज रिपोर्ट है। जब मैनेजर नौकरी छोड़ के जाता है या मतलब किसी अन्य जगह उनका नौकरी हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया वहाँ पे, तो जो जाने वाला मैनेजर है वो आने वाले मैनेजर को, आउट गोइंग मैनेजर इनकमिंग मैनेजर को अपना चार्ज दे के जाता है। आउट गोइंग मैनेजर इनकमिंग मैनेजर को क्या देता है? चार्ज देता है। क्या चार्ज? मैनेजर अपना चार्ज देता है, इसलिए मैनेजर चार्ज रिपोर्ट है। समझ गए? कौन सा फॉर्म में देता है? फॉर्म 7 है, बहुत बार पूछा गया। कौन से रेगुलेशन के तहत? रेगुलेशन 28 के तहत। 28 क्या है? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट है, याद रखिएगा। समझ गए? और एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाती है। एक कॉपी आपको रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाती है। कुल मिला जुला के आपने फॉर्म 1 का 4 भाग देखा, फॉर्म 2 का 5 भाग देखा, 9 हो गया। फॉर्म 3 का 1 ही था। फॉर्म 4 का 3 भाग, फॉर्म 4 का देख लिए, फॉर्म 3 का 1 भाग देख, फॉर्म 4 का 3 देख लिए, फॉर्म 5 का 1, फॉर्म 6 का 1, फॉर्म 7 का 1। डिटेल्स एकदम कंप्लीट आपका सारांश में आपको इजी कर दिए हैं। क्या इजी कर दिए हैं आपको बताएं? फॉर्म 1A नोटिस ऑफ ओपनिंग, जस्ट अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। फॉर्म 1A में नोटिस ऑफ ओपनिंग, 1B में री ओपनिंग, समझ गए? 1C में क्लोजर और अबैंडमेंट का नोटिस, 1D में डिसकंटिन्यूस नोटिस। 2A 2B 2C 2A में क्या दिया? माइन का नाम चेंज कर रहे हैं, ये हो गया। ऑनरशिप चेंज कर रहे हैं तब नोटिस। यदि एड्रेस चेंज हो रहा है ऑनर एजेंट या मैनेजर का तब नोटिस। अब ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एजेंट, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, जान ही रहे हैं, तो 2D में। टर्मिनेशन हो रहा है तो 2E में। यहाँ तक आपने समझा अच्छे तरीके से? हाँ, तो यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद फॉर्म 3 बता चुका हूँ, एनुअल रिटर्न रेगुलेशन 4 के तहत। फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न। फॉर्म 4A 4B 4C 3 भागे बताए थे, एक आपका 24 घंटे के अंदर, एक आपका विद इन 7 डेज, एक आपका विद इन 15 डेज। समझ गए? फॉर्म 5 में नोटिफाइड डिजीज का, नोटिफाइड डिजीज आपको बता चुका हूँ। फॉर्म 6 में कोई कॉन्ट्रावेंशन या कोई वायलेशन हुआ है तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नोटिस देता है, वो वाला है। और मैनेजर चार्ज रिपोर्ट फॉर्म 7 में। इस प्रकार आपने कंप्लीट एक चीज़ देखा कि सर फॉर्म तो एकदम क्लियर हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आप लोग का जो क्वेरी था, जो आप लोग का डिमांड था, उसको मैं पूरा कर दिया। हालांकि थोड़ा ड्यूटी के कारण मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे खेद है। अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है, मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चन का सीरीज चलाना था, आप लोगों को सुविधा होती। और मुझे खेद है, मैं अगले बार से जरूर ट्राई करूँगा कि आप लोग का जो एग्जाम के समय मैं कोई क्वेश्चन का सीरीज जरूर आप लोग के लिए लाऊँ। खैर, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ मोटिवेट रह सकूं और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियोज़ आप लोग के लिए लाएँ। अभी के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।